कर्नाटक के वेस्टर्न घाट में ये लहलहाता हुआ उपवन और यहाँ पर बहती हुई शांतिदायक हवा और ये पवन हर किसी को सुख देने वाली है, आह्लादित करने वाली है, प्रसन्न करने वाली है। दरअसल यहाँ पर जो कावेरी नदी का जल है, इस जल के आंचल में, इस जल के सामीप्य में जो भी शख्स आता है वो अपने आप को संतुष्ट पाता है। ये पूरा का पूरा भूभाग एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस आध्यात्मिक सौंदर्य से जुड़ा हुआ है जिससे न केवल आसपास के राज्य अपने आप को संबद्ध पाते हैं, बल्कि पूरा का पूरा भारत इस इलाके से, इस भूभाग से अपने आप जुड़ सा जाता है। और कहा भी जाता है कि नदियों का, हवाओं का, पंछियों का ना तो कोई सरहद होती है, ना कोई सीमा होती है। अगर कुछ होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सौंदर्य बोध। ये भारत का वर्णन है, ये भारत की आध्यात्मिक सौंदर्य बोध की कथा है, ये भारत की एकता और अखंडता की कहानी है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का पारंपरिक रूप है। कालिदास जी जब रघु में क्या बोलते हैं, कुमार संभव का वर्णन करते हैं, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नामर नगाधिराजः। सो हिमालय ही भारत की सीमा मानी जाती है, उत्तर की सीमा और कन्याकुमारी। सो उत्तर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भाई अखंड भारत है। सो जो अखंड भारत जब हम बोलते हैं ना कि जो भारत के परम पवित्रता किस कारण से भारत इसको बोलते हैं, तो भा माने प्रकाश। जिन लोगों की रति अर्थात निष्ठा प्रकाश के प्रति है, प्रकाश का दूसरा अर्थ है ज्ञान, ज्ञान के प्रति है, वो भारतीय कहलाते हैं। गंगे च यमुने च सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलास्मिन सन्निधिं कुरु। दरअसल अपने आप को पवित्र करने की ये वो प्रक्रिया है जब हम अपने घर में किसी शुभ कार्य को करते हैं और अपने ऊपर वो जल आचमन करके अपने आप को पवित्र करते हैं। और इस पवित्र करने की प्रक्रिया में सप्त सिंधु नदियों का जिक्र होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इन सप्त नदियों के जिक्र में माँ कावेरी का भी जिक्र आता है। और जब माँ कावेरी का जिक्र आता है तो हम आपको बता रहे हैं कि हम इस जगह मौजूद हैं जहाँ पर माँ कावेरी का उद्गम स्थान है। भारत के उत्तर दिशा में गंगा नदी का जो महत्व है, दक्षिण में कावेरी का महत्व भी समान है। गंगा जो जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, तो अमृत समान है सदा नीरा कावेरी का पानी। जिस तरह से गंगा देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता की परिचायक है, ठीक उसी तरह कावेरी दक्षिण भारत में निर्विवाद रूप से सिद्ध विनायक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के महत्व को चरितार्थ करती हुई कावेरी कल कल करके सदियों से बह रही है और देश की सांस्कृतिक, सामाजिक एकता की कहानी बयां कर रही है। कर्नाटक का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है कोडगु क्षेत्र, जिसको हम कूर्ग बोलते हैं इंग्लिश में।
कोडगु क्षेत्र हरियाली में सब प्रकार के जितने भी हम पेड़ पौधे हम सोच सकते हैं भारत के जो जड़ी बूटियों की दृष्टि से और औषधि जिसको बोलते हैं, सारे के सारे यहाँ विराजमान हैं। इसका दूसरा नाम है कावेरी क्षेत्र और अगस्त्य क्षेत्र भी कहलाता है। कावेरी का तट किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसका जल सबको अमृत देता है। इसके आंचल में न जाने कितने गांव, शहर आबाद हैं। न जाने कितने प्राणियों में ये प्राण रूप से प्रवाहित हो रही है। दरअसल कावेरी अपने इतिहास की कहानी खुद बयां कर रही है। ये कावेरी, भगवती कावेरी का उद्गम स्थान है, इसलिए इसका नाम तलकावेरी। दक्षिण भाषा में विशेष करके जिसको हम द्रविड़ भाषा या तमिल भाषा बोलते हैं या कन्नड़ बोलते हैं या तेलुगु भाषा में, मलयालम, चारों भाषाओं में तला मीन्स दैट इज द मूल और द हेड। तले मीन्स हेड, सो तलकावेरी। दिस इज द ऑरिजिन ऑफ मदर कावेरी। जैसे गंगोत्री इज द ऑरिजिन ऑफ गंगा, यमुनोत्री इज द ऑरिजिन ऑफ यमुना, एंड देन यू हैव नर्मदा नदी का जो अमरकंटक से भगवती नर्मदा उत्पन्न होती है, वैसे ही कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। ये परम पवित्र है, अत्यंत पवित्र है। कावेरी नदी के उद्गम को लेकर तमाम कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिन्हें हम परंपराओं से लगातार सुनते चले आ रहे हैं। इस वक्त हम कावेरी नदी के उद्गम स्थान पर मौजूद हैं। ये मंदिर भी हमारे समक्ष हैं और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो पीछे आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, ये ब्रह्मगिरि की पहाड़ है और ब्रह्मगिरि के इसी पहाड़ पर ऋषि अगस्त तपस्या करने गए थे। लोक कल्याण के लिए अपना गमन सुनिश्चित स्वयं करते हैं और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तक नीचे, मतलब जमीन के अंदर गुप्तगामिनी के रूप में वो होते हैं और 2 से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक नाग तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर जाकर इनका निकास हमें देखने को मिलता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरि पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। उद्गम के स्थान पर कावेरी सरोवर रूप में है, जिसे तल कावेरी कहा जाता है। कावेरी का उद्गम प्रदेश कुर्ग के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों में कावेरी के उद्गम की कहानी रहस्यमयी भी है और पौराणिक भी। माना जाता है कि कावेरी को अगस्त ऋषि अपने कमंडल में लाए थे। हमारे ऋषि मुनियों में बड़े प्रसिद्ध मुनि हैं, बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं अगस्त्य ऋषि। और आप जानते हो अगस्त्य ऋषि कौन है? तो अगस्त्य ऋषि वो हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को आदित्य हृदय का उपदेश दिया था, जिस उपदेश को पाने के बाद ही वो रावण का संहार कर पाए। तो भगवान अगस्त्य ऋषि वो हैं जिनको हम कुंभज कहते हैं, जिनका जन्म कुंभ में हुआ था। He is the first test tube baby in the world. The first proven test tube baby in the world is Agastya Rishi. He is one of the twins of Maitra Varuni. Maitra Varuni is also called Maitra Varuni. So Agastya Rishi is short in stature. वो छोटे कद के थे पर अद्भुत शक्तिशाली थे वो। तो कुंभज भी कहलाते हैं। और जो लोग ललिता सहस्रनाम का पारायण करते हैं वो जानते हैं कि भगवान अगस्त्य ऋषि ने जाकर के हयग्रीव ऋषि से जाकर के उन्होंने प्रार्थना की थी, मुझे माता की महिमा बताएं। तो उन्होंने हयग्रीव ऋषि ने अगस्त्य ऋषि को ललिता सहस्रनाम का उपदेश दिया था। तो ये उनका बैकग्राउंड है। और उन्होंने वही हैं जिन्होंने विंध्य पर्वत का अहंकार को उन्होंने स्तंभित किया था। विंध्य पर्वत बिना कोई सीमा के ऊपर चढ़ रहा था, बड़ा होता जा रहा था। तो भगवान अगस्त्य ऋषि ने उनको बंद कर दिया था, उनका जो उनकी अभिवृद्धि को बंद करके, और बंद करने के कारण ये क्षेत्र पवित्र हो गया था। कई घटनाक्रमों के फलस्वरूप मां कावेरी का धरती पर लोक कल्याण के लिए
अवतरण होता है। भगवान ब्रह्मा अपने कमंडल में कावेरी को रखा करते थे। तो भगवान अगस्त्य ऋषि जाकर के प्रार्थना करते हैं कि दक्षिण भारत में आपका पदार्पण होना है, कावेरी माता का पदार्पण होना है, तो आप मुझे कावेरी माता को प्रदान करिए। तो कावेरी अगस्त्य ऋषि के पुत्री हैं, वो अगस्त्य ऋषि के जो धर्मपत्नी वो लोपामुद्रा जी, कवेर मुनि। परंतु कवेर मुनि जो है, कवेर मुनि के द्वारा जन्म माना जाता है। कवेर मुनि तपस्या किए थे, पर अगस्त्य ऋषि के हाथ में ही वो पहुंचती है, इस क्षेत्र में पहुंचती है। तो कवेर मुनि के कारण से कावेरी पड़ती है। कवेर मुनि अर्थात कवेर मुनि ने भी तपस्या की और कावेरी माता का उन्हें प्रार्थना करके नीचे आने के लिए कहा। तो कावेरी आती है, ऊपर से आती है, पर उसको यहाँ ला करके छोड़ने का काम जो अगस्त्य ऋषि ने किया था। और वो भी वो हाथ में कमंडल ला करके रख करके तपस्या कर रहे थे। वो आगे बढ़ना चाहते थे और नीचे जाना थे, पर भगवान गणेश जी एक कौवे के रूप में आकर उसको ठुकरा देते हैं। तो कर्नाटक प्रदेश जो है वो पुण्यशाली बन जाता है। भगवती कावेरी जो है सप्त नदियों में, सप्त पुण्य नदियों में एक प्रसिद्ध नदी है, जो हम जहाँ भी भारत में जाएं तो हम सुनते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसे सप्त नदियों का, 7 नदियों का नाम बोलते हैं। तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की परम पवित्र नदी है। और जितने भी नदियाँ हमारे भारतवर्ष में हैं, कहा जाता है कि आप जानते हैं कि हर एक क्षेत्र में उस नदी की महिमा अधिकतम बताया जाता है। तो यहाँ कावेरी की महिमा ऐसे बताई जाती है, कावेरी नित्य कन्या है। अर्थात कावेरी नदी की शादी ही नहीं हुई, कावेरी माता की शादी ही नहीं हुई, वो आज तक भी कन्या ही बनी है। तो कन्या होने के कारण से हमारे यहाँ जो माताएं जिनकी शादी हो जाती है वो तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर देती हैं। कन्याएं वो हैं जो नित्य हर समय उनकी शक्ति बनी रहती है, अर्थात उन्होंने उसको गृहस्थाश्रम में उसका व्यय नहीं किया। तो कन्या होने के कारण से कहा जाता है कि तुला संक्रमण के दिन, तुला राशि भगवान सूर्य जिस समय कन्या राशि से आगे बढ़ करके तुला राशि में प्रवेश करते हैं, वो अक्टूबर महीने के 15 तारीख से 17 तारीख के आसपास में आता है। तो जब वो प्रवेश करते हैं तो उसको बोलते हैं तुला संक्रमण। तो फिलहाल अभी कहानी बाकी है और कहानी उसी तरीके से रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रही है जैसे कावेरी नदी का जल लगातार प्रवाहमान है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आएंगे तो कुछ ऐसी अनजानी अद्भुत अनोखी चीजें हम आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने अब तक नहीं सुनी होंगी और ना ही देखी होंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। डीडी न्यूज में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। जब हम इस थल कावेरी के क्षेत्र के बारे में आपसे जिक्र कर रहे हैं तो ये न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि ये सामाजिक एकता का भी प्रतीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये जैव विविधता का भी प्रतीक है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं प्रकृति के अनुसार अगर आप देखेंगे तो बहुत अनोखी, अद्भुत और अनजानी चीजें हैं जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। पुराणों में लिखा है कि कावेरी का जन्म संक्रांति के दिन हुआ
इस कारण कावेरी के उद्गम स्थान पर संक्रांति के दिन एक बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें देश के कोने-कोने से श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। सभी लोग बहुत दूर से आते हैं, हमसे श्रीनगर से कन्याकुमारी तक लोग आते रहते हैं। ये पानी भी बहुत स्वीट है जी, और देखने के बाद इतना अच्छा लगता है, बार बार आने के लिए भी हमें भी मन करता रहता है, और सभी लोगों को देख तो बहुत अच्छा लगेगा। और टेंपल भी बहुत सुंदर है। हम क्या कूर्गी कम्युनिटी का पीपल है, हम लोग को ये एक होली प्लेस हम हर साल आते हैं तलकावेरी में। एक कावेरी नदी का उगम स्थान है। एक्चुअली कूर्गी पीपल क्या नेचर को पूजा करते हैं एक्चुअली, तो एक नेचर का पार्ट है, तो ये नदी है, इसको हम पूजा करते हैं, हमारा एक माता मानते हैं हम इसको। तो जैसे नॉर्थ साइड में जो माता रानी वगैरह को पूजा करते हैं, ऐसे हम इसको पूजते हैं और हर साल हम आते हैं यहाँ। कावेरी की 2 उपनदियां हैं और इन नदियों के कारण इसका प्रवाह बहुत बढ़ जाता है। ये नदियां कावेरी के साथ जिस जगह पर मिलती हैं उसका नाम भागमंडलम है, और यह तीर्थ स्थल है। जिस तरह प्रयाग गंगा और यमुना के संगम के चलते तीर्थ बन गया, ठीक उसी तरह भागमंडलम को भी पवित्र माना गया है। भागमंडल क्षेत्र जो है पाप नाशिनी क्षेत्र कहलाता है। पापों का नाश वहाँ होने के बाद फिर केवल पापों का नाश हो जाए तो हम कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा, तो पुण्य संपादन के लिए तलकावेरी आती है। कावेरी की यात्रा की शुरुआत लोग भागमंडलम से ही करते हैं। इसको पाप नाशनी भी कहा गया है। भागमंडलम से आगे कावेरी को हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ 2 उपनदियां और मिलती हैं, जिससे उसका प्रवाह बहुत ही विशाल हो जाता है। इस क्षेत्र में आकर के जो लोग स्नान करके जाते हैं, तो सबसे पहले वो यहाँ का जो तीर्थ यात्रा, कोडगु क्षेत्र का जो तीर्थ यात्रा प्रारंभ होता है भागमंडल क्षेत्र से प्रारंभ होता है। नीचे यहाँ से 8 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो भागमंडल। तो भागमंडल इस मंडल का अर्थ होता है एक विशेष क्षेत्र, मंडल का अर्थ होता है एक विशेष क्षेत्र। तो उस मंडल में प्रवेश करने के बाद उसको भागमंडल क्यों आया, यहाँ भगंडेश्वर भगवान है। तो भगंड ऋषि ने तपस्या करके भगवान शंकर का यहाँ साक्षात्कार किया। तो शिवलिंग का दर्शन नीचे आप जाएंगे तो भगंडेश्वर क्षेत्र है। तो उस भगंडेश्वर क्षेत्र की वजह से इसका भागमंडल। भाग शब्द का दूसरा अर्थ भी ये है कि भाग्य देने वाला क्षेत्र, भाग्य देने वाला। यहाँ पर कावेरी माता के साथ 2 और नदियाँ सम्मिलित होती हैं, उनका नाम है कन्निका और सुज्योति। सुज्योति भी बोलते हैं, सुज्योति भी बोलते हैं। तो यहाँ 3 नदियों का संगम, नीचे संगम में प्रोक्षण या स्नान करने के बाद वहाँ से भगंडेश्वर का दर्शन करने के बाद वहाँ भगवान विष्णु भी है नीचे, और वहाँ गणपति जी भी हैं। वहाँ दर्शन करके लोग क्या करते हैं, वो प्रारंभ करते हैं यात्रा। कावेरी नदी के आसपास बसा ये इलाका न केवल सुरम्य है, बल्कि समस्त प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पर दिखती हैं। पूरे भारतवर्ष में जो दुर्लभ प्रजाति की वनस्पतियां हैं, वो भी यहाँ पर दिखती हैं। ये क्षेत्र न केवल शांत है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का एक अलग ही महत्व है। When we look at the major rivers in the south of India, a lot of them emerge from the Shola ecosystem. And the Shola ecosystem is the combination of having wide, expansive, beautiful grasslands with pockets of thick evergreen forests. And this ecosystem is the water sponge for all of us. And it is from this ecosystem that a lot of springs and rivers which are important in this part of the country emerge. And one of the most important rivers that originates in this district is the river Kaveri. And Talakaveri वो जगह है जहाँ पे river Kaveri का उद्भव होता है.
So anybody coming to Talakaveri, if they take a slight detour into one of the nearby forests, या आप Western Ghats में कहीं भी चले जाइए, the Shola ecosystem is one of the typical facet of the Western Ghats that we see, which is why it becomes so important to preserve some of these lands and to preserve that ecosystem. ये बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, एंड बहुत लोगों को इसकी क्या इकोलॉजिकल वैल्यू है या ये डिस्ट्रिक्ट की क्या इकोलॉजिकल वैल्यू है नहीं पता रहता. नाउ कावेरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड बैंगलोर रिसीव्स इट्स वाटर फ्रॉम द रिवर कावेरी. जिस प्रदेश को हम कोडगु बोलते हैं, कूर्ग बोलते हैं, इस क्षेत्र के लोगों के लिए कावेरी माता ही माता है. और कोडगु प्रदेश का दूसरा नाम है भूलोक का स्वर्ग. तो यहाँ का स्वर्ग, ये कर्नाटक प्रदेश में जो स्वर्ग जिसको बोलते हैं वो कोडगु प्रदेश है. तो यहाँ के आप यदि जो क्या बोलते हैं यहाँ का जो जोग्राफिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे, भूगोल देखेंगे, तो पहाड़ी प्रदेश है. और जहाँ जैसे ही हम वहाँ से बेंगलोर से आते हैं तो श्रीरंगपटना से एक मुड़ करके हुनसूर की तरफ आते हैं. हुनसूर से फिर दो रास्ते मिलते हैं, प्रियापट्टनम, मडिकेरी, तो उधर की तरफ आ सकते हैं, या इधर तितिमती, कोणिकोप्पा, विराजपेटे, ऐसे पूरा सुंदर, एकदम अत्यंत सुंदर प्रदेश है कूर्ग प्रदेश. तलकावेरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज़ ತುಂಬ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एरिया. वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ जानवर और बर्ड्स भी है और फ्लोरल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है. इम्पोर्टेंट स्पीसीज लाइक टाइगर, एलिफेंट्स एंड स्पेशल स्पीसीज लाइक नीलगिरी मार्टिन, लाइन टाइल्ड मकाक, एंडेमिक स्पीसीज है वेस्टर्न घाट्स के, उसको स्पीसीज भी है, इधर भी है. और Talakaveri is an important place because like Kaveri originates from here, so it is a very important place and it originates in Shola forest. Shola forest हमें क्या करते हैं वो like क्या बताते हैं वो it's a evergreen forest patch with grassland species, with grasslands. So this Shola forest acts as a sponge and it keeps on like releasing the water and because of that we get lots of rivers from this particular region. ये दैवीय कृपा कहा जाए या माँ कावेरी का आशीर्वाद कि इस पूरे प्रदेश में न केवल प्राकृतिक रूप से ये सुसज्जित है, संसाधन पूर्ण है, बल्कि एक दैवीय कृपा की अनुभूति होती है यहाँ के लोगों पर, खासतौर से कुर्ग समुदाय के लोगों पर. आप जानते हैं कि भारतवर्ष के जितने भी सैनिक हैं, उन सैनिक खास करे उच्च स्तर पे जो लोग आते हैं, जनरल बन करके आए हैं, आप जो सुने होंगे जनरल अभी जो तिम्मैया जी हैं और कारियप्पा जी हैं, जनरल कारियप्पा, वो सब कोडगु प्रदेश के हैं. वो बहुत ही ईमानदार होते हैं. कोडगु के लोग जो बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती होते हैं. और माता कावेरी की उनके लिए जगत जननी है. इसके अलावा भी कई मंदिर भी हैं यहाँ पर. जब हम प्राकृतिक संपदा की बात करते हैं तो यहाँ का इकोसिस्टम पूरे भारत में अनोखा है. एक तरफ जहाँ हिमालय पर्वत पर ग्लेशियर से न जाने कितनी नदियाँ निकलती हैं और पूरे देश को सिंचित करती हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बारिश का पानी एकत्र होता है, जमा होता है, जिससे ये धीरे धीरे करके प्रवाहित होता है और कई नदियों की शक्ल में पूरे दक्षिण भारत को सुजलाम सुफलाम करती है. विशेष करके कॉफ़ी का यहाँ पर उत्पन्न होता है, कॉफ़ी उत्पन्न होता है. और सबसे बढ़िया टी कुड भी यहाँ कर्नाटक प्रदेश का इसमें यहाँ मिलता है, कोडगु प्रदेश में मिलता है. सब प्रकार के पेड़ यहाँ मिलते हैं और यहाँ का वातावरण अत्यंत शुद्ध वातावरण है. और जहाँ भी आप पानी खूब मिलता है. यहाँ पर कावेरी का प्रदेश है, तो सब प्रकार के फूल, सब प्रकार के फल, सब प्रकार के जितने भी हरियाली हैं आप कोडगु प्रदेश में देख सकते हैं. कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों को सुजलाम सुफलाम करती हुई कावेरी लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये नदी दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है.
एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एस्पेक्ट इस प्रॉपर मंदिर का ये है कि इतना साफ़ सुथरा है एंड नेचर को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया गया है। सबसे बड़ी अच्छी बात ये है, जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बाहर है एंट्रेंस के पास, वहाँ पर भी बहुत अच्छा हाइजीन और सैनिटेशन को मेंटेन किया गया है। मंदिर के परिसर के अंदर भी सफाई को एक अच्छा सा ध्यान दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इसमें एब्सोल्युटली कोई दो राय नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत होने का तरीका यह है कि आप देखिए, कुवेंपु नाम के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं कर्नाटक में। वो कर्नाटक के बारे में एक सुंदर गाना लिखते हैं जिसको हम नाडगीते बोलते हैं। कहते हैं, भारत जननीय तनु जाते जय हे कर्नाटक माते। कहते हैं भारत जननी की जो पुत्री कर्नाटक है, तुम्हारी भी जय। तो एक भारत का मतलब क्या हुआ कि सारे प्रांत जितने भी हमारे यहाँ जितनी माने विविधता का क्या बोलते हैं, ये गढ़ है। पर भारत जो इतने विविधता के साथ भी एक होकर के जुट करके रहना, वो भारत की महिमा है। एक भारत है, निश्चित रूप से अखंड भारत है। अखंड भारत बन के रहेगा। आगे जाकर के भारत की महिमा बढ़ने वाली, कभी घटने वाली नहीं। वो तुला संक्रमण का दिन अपना नॉर्थ इंडियंस, साउथ इंडियंस और गुजरात, असम, सब जगह का आदमी लोग इधर आके सब एक भक्ति भाव से इधर कावेरी को पूजा कर रहे हैं। जो हम लोग ये बोल सकते, एक भारत श्रेष्ठ भारत बोल के हम लोग बोल, सब जगह का आदमी लोग आके उन लोगों का मन में एक ही रहेगा, हम लोग सब एक है, अपना ये भारत अपना पूजनीय स्थल है बोल के बहुत प्यार से मन से हम सब लोग प्रेयर करके यहाँ से जाते हैं। ये नदियां हैं जो देश को सिंचित करती हैं, ये पहाड़ हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। वातावरण में बहती हुई ये मंद मंद शीतल बयार हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाती है। दरअसल प्रकृति के ये सारे स्वरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत की कहानी बयां करते हैं। एक ऐसे ही सूत्र के साथ एक बार फिर आपसे मुखातिब होगा, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे मेरी टीम के साथ इजाजत। कैमरामैन लोकनाथ और सहायक कमलेश के साथ